Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood Yusufzai and I welcome all my viewers to the lecture series of Transfer of Property Act 1882. Dear friends, in this video lecture we will be discussing about fraudulent transfer, which is defined in section 53 of the Transfer of Property Act 1882. आज का ये लेक्चर जो है हमारा ये लेक्चर फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र के मुतल्लिक है। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र को समझने के लिए हम सबसे पहले एक सिनेरियो को समझेंगे। जब हम उस एग्जाम्पल को या उस सिनेरियो को समझ जाएंगे तो ये जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है ये हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक शख्स है, यानी कि एक्स है, वो क्या करता है, वाई से 15 लाख रुपए जो है वो लोन ले लेता है, ठीक है। और ये जो लोन है ये सिक्योर लोन है, यानी कि ये जो लोन वाई देता है एक्स को, वो अपने पैसों को सिक्योर कर देता है। तो सिक्योरिटी में क्या करता है एक्स के, वो अपना घर मॉर्गेज कर देता है वाई के पास। जब वो अपना घर मॉर्गेज कर देता है तो डेफिनेटली जो मॉर्गेज डीड है उसमें वो लिख दिया जाता है कि ये जो पैसे हैं या इसके साथ कोई इंटरेस्ट भी है तो वो जो डीटर है वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा एक स्पेसिफिक डेट के आने पर, यानी कि 2 साल बाद 3 साल बाद वो आपको आपके पैसे वापस कर देगा और वाई जो है वो मॉर्गेज डीड को ट्रांसफ़र कर देगा एक्स को। अब होता यह है कि जब वो डेट या वो टाइम ख़त्म होने वाला है तो या वो डेट ड्यू होने वाला है तो एक्स क्या करता है कि एक्स सोचता है कि भाई अभी तो मेरे पास कोई पैसे है नहीं कि जो मैं वाई को दे सकूं, तो और वाई जो है वो मेरा जो घर है वो कोर्ट के ज़रिए से बेच देगा। तो ए क्या करता है, सॉरी ये एक्स क्या करता है कि वो अपना घर जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है किसको, किसी थर्ड पर्सन को। अब ये अपना घर ट्रांसफ़र करता है जेड को, यानी कि इसने अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया जेड को, और एक्स का जो इंटेंशन है वो ये है कि या वाई को अपने पैसे वापस ना दिया जाए या जो है उनको बाद में पैसे दिए जाएंगे, यानी कि वो या तो डिफीट कर रहा है क्रेडिटर को या वो क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन मेलाफाइड इंटेंशन है, यानी कि बदनीयती से उसने इस प्रॉपर्टी को जेड के पास ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे और इसी एग्जाम्पल से मज़ीद और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र सेक्शन 53, immovable property is transferred with intent to defeat or delay the creditor। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि उन जो डीटर है उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, मेलाफाइड इंटेंशन है, यानी कि बदनीयती से वो ट्रांसफ़र करता है या क्रेडिटर को डिफीट करने के लिए, उसको रोकने के लिए कि क्रेडिटर को अपने पैसे वापस ना मिले, या इस वास्ते कि क्रेडिटर को डिले करने के लिए, यानी कि मैं पैसे वो देना चाहता है मगर अभी नहीं देना चाहता, वो कभी बाद में देगा, यानी कि क्रेडिटर को तो या डिले कर रहा है या वो क्रेडिटर को रोक रहा है। तो ये सा जो ट्रांसफ़र है ये वॉइडेबल है। वॉइडेबल मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड हो सकता है अगर वाई कोर्ट जाए और एक्स के खिलाफ सूट फाइल करें, यानी कि जब वाई को पता चल जाएगा कि मेरे पास जो घर मॉर्गेज करवाया गया था वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र हो चुका है, तो डेफिनेटली ये कहाँ जाएगा, ये कोर्ट जाएगा और एक्स के खिलाफ सूट फाइल करेगा। और जब ये प्रूफ कर दे कि एक्स ने अपना घर मेलाफाइड इंटेंशन से ट्रांसफ़र किया है किसी थर्ड पर्सन को, तो ये जो ट्रांसफ़र है ये वॉइडेबल है, यानी कि दिस ट्रांसफ़र कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द कोर्ट। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस ट्रांसफ़र को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इसी तरीके से तो ये जो ट्रांसफ़र है ये है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स के ऑप्शन पर ये जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड हो जाती है। इसी तरीके से इसके सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि नथिंग शेल इम्पेयर द राइट ऑफ अ ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। फर्ज कीजिएगा कि यहाँ जेड को पता नहीं है कि जो घर वो एक्स से ख़रीद रहा है वो घर ऑलरेडी किसी क्रेडिटर के पास मॉर्गेज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर
जेड जो है वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, उसको नोटिस नहीं है कि जो घर वो खरीद रहा है वो किसी क्रेडिटर के पास मॉर्गेज है, तो उस टाइम इस ट्रांसफर को वॉइड नहीं किया जा सकता। अगर जेड प्रूफ कर दे कोर्ट में कि मुझे तो पता नहीं था कि मैं ये प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं और ये प्रॉपर्टी जो है या ये जो घर जो है ये किसी क्रेडिटर के पास मॉर्गेज है, मैंने तो गुड फेथ में खरीदा है और मैंने इसके बदले में क्या पे किया है, कंसिडरेशन। यानी कि यहां पर हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर उसने अपना घर गिफ्ट कर दिया हो ट्रांसफरी को, और वो भले उस ट्रांसफरी को पता ना हो कि ऑलरेडी जो घर मुझे गिफ्ट किया गया है वो किसी क्रेडिटर के पास मॉर्गेज है, तो एट दैट टाइम दिस ट्रांसफर कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर वो गिफ्ट है विदाउट कंसिडरेशन है, और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन नहीं है तो एट दैट टाइम अगर ट्रांसफरी को कोई नोटिस नहीं था कि ये घर ऑलरेडी मॉर्गेज हो चुका है, तो एट दैट टाइम दिस ट्रांसफर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। इसी तरीके से थर्ड पैराग्राफ में कहा गया है कि नथिंग शेल अफेक्ट द लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी इन केस ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड है और एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, एक्स के पास अभी कुछ है नहीं कि वो वाई को दे सके, तो एट दैट टाइम जो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी है वो क्या है, वो प्रिवेल रहेगी। इस सेक्शन पर लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी जो है वो प्रिवेल। जो चौथा पैराग्राफ है इसमें कहा गया है कि A suit instituted by one creditor is for the benefit of all creditors। यानी कि फर्ज कीजिएगा ये घर जो है Y के पास भी मॉर्गेज था, इसी तरीके से A के पास भी मॉर्गेज था, इसी तरीके से B के पास भी मॉर्गेज था। अब इन तीनों क्रेडिटर्स में से कोई भी एक क्रेडिटर अगर कोर्ट जाए और X के खिलाफ सूट फाइल करे, तो ये जो सूट है ये तमाम क्रेडिटर्स के बिहाफ पर होगा। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है ताकि कोर्ट का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। यानी कि वाई भी जाए सूट फाइल करे एक्स के खिलाफ, ए भी जाए सूट फाइल करे एक्स के खिलाफ, बी भी जाए सूट फाइल करे एक्स के खिलाफ, तो इससे जो है कोर्ट का टाइम वेस्ट हो जाता है और कोर्ट पे बर्डन पड़ता है। तो बर्डन को रिमूव करने के लिए यह कहा गया है कि अगर कोई एक क्रेडिटर आए और डिटर के खिलाफ सूट फाइल करें तो वो जो सूट है वो तमाम क्रेडिटर के बिहाफ पर होगा। अब इसका जो सब सेक्शन 2 है उसमें कहा गया है एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर वॉइडेबल। फर्ज कीजिएगा इसमें यह कहा गया है कि ए अपना घर जो है बी को गिफ्ट कर देता है, ठीक है, और गिफ्ट करने के बाद वो अपना वही घर जो है ट्रांसफ़र करता है सी को, यानी कि सी को अपना वही घर बेच देता है। पहले वो घर गिफ्ट करता है, उसके बाद वो अपना घर सी को बेच देता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि एवरी ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि घर ट्रांसफ़र कर रहा है, मेड विदाउट कंसिडरेशन, गिफ्ट कर रहा है किसको, बी को, कोई कंसिडरेशन नहीं मिलने वाली, इसमें गिफ्ट विदाउट कंसिडरेशन होता है। तो लिहाजा विदाउट कंसिडरेशन विथ इंटेंट टू डिफ्रॉड अ सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, यानी कि क्यों कर रहा है ये गिफ्ट क्यों कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को क्यों गिफ्ट कर रहा है, वो चाहता है कि जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है इसके साथ धोखा किया जाए। यानी कि पहले वो तो गिफ्ट कर देता है, उसके बाद वही प्रॉपर्टी जो है वो सी को बेच देता है। तो ये जो ट्रांसफर है ये वॉइडेबल है, किसके बिहाफ पे, सी के बिहाफ पे ये ट्रांसफर वॉइडेबल है। यानी कि सी का क्या करेगा, सी जाएगा कोर्ट, ए के खिलाफ सूट फाइल करेगा और ऐसे पूछा जाएगा कि जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी थी तो आपने अपनी प्रॉपर्टी बी को क्यों ट्रांसफर की, आपने अपनी प्रॉपर्टी बी को क्यों गिफ्ट की। तो उसी टाइम जो है इस ट्रांसफर को वॉइडेबल, यानी कि इस ट्रांसफर को वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा कोर्ट की तरफ से और इस ट्रांसफर की कोई वैल्यू पेयर नहीं रहेगी। इसी तरीके से जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पे होगा, ये जो पहला सिचुएशन है यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ क्रेडिटर्स पे होता है। जब वो कोर्ट जाते हैं, सूट फाइल करते हैं किसके खिलाफ,
डिटर्स के खिलाफ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्रेडिटर्स पर होगा कि वो प्रूफ करे कोर्ट को कि उनके साथ वाकई में कोई फ्रॉड हुआ है। जब वो प्रूफ कर देंगे कोर्ट के सामने कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, डिटर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो एट दैट टाइम द ट्रांसफ़र वुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। अगर वो प्रूफ कर दे कि हाँ फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, तो कोर्ट जो है इस ट्रांसफ़र को फिर वॉइड करार दे देगी। और इसी तरीके से यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, यहाँ पर बर्डन ऑफ प्रूफ ये जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है, सी जो है सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, इस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो प्रूफ करे कोर्ट के सामने कि हाँ वाकई में सी के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, यानी कि जो ट्रांसफ़र है उसने फ्रॉड किया है सी के साथ, तो एट दैट टाइम ये जो ट्रांसफ़र है ये इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि अगर किसी ट्रांसफ़र में वो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र मेलाफाइड ट्रांसफ़र है, यानी कि बदनीयती से ट्रांसफ़र है, और वो ट्रांसफ़र जो है वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है। जी दोस्तों, अब ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसी सेक्शन से 53 से जुड़े हुए हैं, और ये इंग्रेडिएंट्स जो है ये बेसिकली इंडिकेशंस हैं। इससे पता चल जाता है कि जो डिटर है उसका इंटेंशन क्या है, क्या उसका इंटेंशन मेलाफाइड इंटेंशन है, बदनीयती से वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, मतलब कि इस नीयत से कि जो क्रेडिटर्स है वो अपने पैसे वापस वसूल ना कर पाएँ। तो हमारा सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि अगर सपोज फ़र्ज़ कीजिएगा कि द डिटर सेल्स ऑल हिज प्रॉपर्टी रिजर्विंग नथिंग टू हिम। फ़र्ज़ कीजिएगा कि एक डिटर है वो अपनी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेच देता है और अपने पास कुछ भी बाकी नहीं रखता, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि उसका जो इंटेंशन है वो मेलाफाइड है। सपोज कीजिएगा अगर वो कहे कि भाई मुझे जो है मैंने बेच दी है और मैंने नेक नीयत से बेच दी है अपनी प्रॉपर्टी, तो भाई आप अपनी जो प्रॉपर्टी आपने बेची है आप एक प्रॉपर्टी बेच देते, आप दो प्रॉपर्टीज़ बेच देते, आपने तो सारी प्रॉपर्टीज़ बेच दी है। तो इससे पता चल जाता है कि ये जो डिटर है उसका इंटेंशन क्या है, मेलाफाइड है। वो चाहता यही है कि जो क्रेडिटर है उसको अपने पैसे वापस ना मिले। इसी तरीके से द कंसिडरेशन कंसिस्ट ऑफ सम टाइम बार्ड डेट्स नॉट पेबल एट दैट टाइम। अगर डिटर ये बोले कि फ़र्ज़ कीजिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, वही एग्जाम्पल है, ये अपना घर ट्रांसफ़र कर देता है सी को, फ़र्ज़ कीजिएगा, और जब वाई जो है वो कोर्ट में जाता है तो एक्स क्या कहता है कि मैंने सी को इस वजह से अपना घर ट्रांसफ़र किया है क्योंकि सी ने 10 साल पहले मुझे कर्ज दिया था और मुझे वो कर्ज जो है 5 साल पहले चुकाना था मगर मैं नहीं चुका पाया, इसलिए मैंने वो कर्ज जो है चुकाने के लिए अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया, किसको, सी को। अब यहाँ पर ये कर्ज जो है ये टाइम बार्ड है, अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट ये कर्ज जो है ये टाइम बार्ड है। तो ये कर्ज अगर सी चाहे तो भी वसूल नहीं कर सकता एक्स से क्योंकि इस पे टाइम बार्ड हो चुका है। तो कोर्ट यही कहेगी कि अच्छा आप जो है टाइम बार्ड डेट्स देने को तैयार हो, जबकि एक डेट्स है जो कि ड्यू हो चुका है वो देने को तैयार नहीं हो, तो ये ट्रांसफ़र क्या माना जाएगा, ये ट्रांसफ़र माना जाएगा क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है। इसी तरीके से the property sold remains in possession of the debtor। अब यहां पर x कहता है कि मैंने अपना घर बेच दिया है c को, ठीक है, ये डिटर है ये क्रेडिटर है, और वो घर जो है वो x के पास ही हो, और कहता है कि मैंने ये बेच दिया है और उसी घर में खुद रहता हो, तो माना जाएगा कि ये x जो बोल रहा है कि मैंने अपना घर ट्रांसफ़र कर दिया है c को, ये ट्रांसफ़र किया है ये फ्रॉडुलेंट है। नंबर 4, द कंसिडरेशन इज ग्रॉसली इनएडिक्वेट। कंसिडरेशन यानी कि दोबारा वही एग्जाम्पल है, x ने घर बेच दिया y को, c को, तो और c ने वो घर जो है उसकी कीमत है फ़र्ज़ कीजिएगा 20 लाख, और y जो है उसके बदले में क्या देता है, कितने पैसे देता है, वो फॉर एग्जाम्पल दे देता है 2 लाख रुपए,
तो ये जो कंसिडरेशन है ये क्या है, इनएडिक्वेट है। इससे भी तस्लीम किया जाएगा कि ये जो ट्रांसफर है ये क्या है, फ्रॉडुलेंट है। यानी कि 20 लाख रुपए का घर कोई 2 लाख का तोड़ी भेजेगा तो डेफिनेटली इन दोनों के आपस में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि या इन दोनों ने आपस में कोई समझौता किया होगा कि मैं ये प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप बस बराए नाम जो है मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके या जो क्रेडिटर्स है उसको पता चल सके कि एक्स ने अपना घर बेच दिया है सी को। तो और वहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो क्या है, इनएडिक्वेट है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है कि कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट हो सकता है, मगर यहाँ पर अगर वो इनएडिक्वेट हुआ तो तस्लीम किया जाएगा कि ये जो ट्रांसफ़र है ये क्या है, फ्रॉडुलेंट है। इसी तरीके से द ट्रांसफर हैज़ मोटिव फॉर द ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफर है, ये जो डीटर है जो अपना घर ट्रांसफ़र करता है, इस ट्रांसफ़र के पीछे कोई मोटिव है, और मोटिव ये है कि वो अपने क्रेडिटर्स को डिफीट करना चाहता है या उनको डिले करना चाहता है, तब भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा कोर्ट में कि ये जो ट्रांसफ़र है ये क्या है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है। तो सेक्शन 53 ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे कभी कभार MCQs आ जाते हैं कि जो ट्रांसफ़र है ये वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड है, ऐसे टाइप के MCQs आ सकते हैं। और वॉइडेबल का क्या मतलब होता है, वॉइडेबल का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वॉइडेबल का मतलब यह होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो ट्रांसफ़र किया गया है प्रॉपर्टी को वो तो वैलिड है, मगर ये वैलिडिटी जो है ये मुस्तकिल नहीं है, इसको वॉइडेबल या वॉइड करार दिया जा सकता है कोर्ट के ज़रिए से। और इसी तरीके से जो है इससे कभी कभार जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आप लोग फिर मेंशन कीजिएगा। और अब तक के लिए जो है मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।